हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं क्रिएटिव लर्निंग बाय एम के चैनल। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, हमने अटेंडेंस ट्रैकर बनाना सीखा था एक्सेल के अंदर। तो आज उसी से रिलेटेड हम सैलरी स्लिप के बारे में देखेंगे एक्सेल में कि सैलरी स्लिप कैसे उस अटेंडेंस ट्रैकर का यूज़ करके बनाई जाती है। तो अगर आपको भी सीखना है कि एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप का यूज़ कैसे होता है और उसमें अटेंडेंस ट्रैकर को हम कैसे यूज़ में लाते हैं, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक्सेल की शीट पे कुछ डेटा बनाया हुआ है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट प्रेजेंट डेज है, ओवर टाइम, बेसिक, HRA, DA, TA, PF, TDS और ग्रॉस। इसे हम सैलरी शीट बोलते हैं। तो सैलरी स्लिप बनाने से पहले हमें सैलरी शीट बनानी होगी जहाँ से हम सारा डेटा पिक करेंगे। तो यहाँ शीट 1 पे मेरे पास अटेंडेंस ट्रैकर है, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाना देखा था कि कैसे बनाते हैं अटेंडेंस ट्रैकर। मैंने सेम यहाँ से एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम नेक्स्ट शीट पे अपनी कॉपी कर लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने डेजिग्नेशन दे दिए यहाँ पर। नेक्स्ट कॉलम में डिपार्टमेंट मैंने दिए हुए हैं कुछ। प्रेजेंट डेज मैंने अपने अटेंडेंस ट्रैकर से पिक किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया है। अगर आपने वी लुकअप की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं वी लुकअप को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये जो मेरी सारी डिटेल्स है ये वहाँ पे आ रही हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ, फर्स्ट सेल में मेरे 30 डेज थे, अगर मैं यहाँ पे एक एब्सेंट लगा देता हूँ तो देखते हैं वहाँ चेंज होता है कि नहीं होता। यहाँ पर मैंने एब्सेंट लगा दिया है और अपनी नेक्स्ट सीट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी चेंज हो चुका है, 30 से 29 हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम है हमारा ओवर टाइम। मैंने जो पहले अटेंडेंस ट्रैकर में ओवर टाइम का कॉलम नहीं बनाया था, अभी मैंने इसे बना लिया है। ये ओवर टाइम इन आवर्स है, तो ये मैंने आवर्स दिए हुए हैं 20 आवर्स और 10, 15, 30। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही मैनुअली ले लिया है इसे। ये भी मैंने इसी सेम सीट से अटेंडेंस ट्रैकर से पिक किया है अपने उस कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम है हमारा बेसिक में मैंने सभी एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी फाइन की है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा HRA। वैसे तो हम HRA कुछ भी दे सकते हैं, पर अगर बात करें गवर्नमेंट रूल्स की, तो गवर्नमेंट रूल्स में 5% से 70% तक हम बेसिक सैलरी का कुछ भी HRA दे सकते हैं। बट कंपनीज नॉर्मल कोशिश करती हैं कि एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट हो। तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में 3 कंडीशन है जिससे कि HRA की हमें एग्जेम्पशन मिलती है इनकम टैक्स में। फर्स्ट है हमारा एक्चुअल HRA रिसीव्ड, सेकेंड है 50% ऑफ बेसिक प्लस DA जो कि मेट्रो सिटीज़ के लिए और 40% नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए। और थर्ड कंडीशन है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। अब ये तीनों ही कंडीशन में हम देख लेंगे क्या अमाउंट आ रहा है। इन तीनों कंडीशन में जो भी अमाउंट सबसे कम होगा वो हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो इसलिए मैं HRA जो है सभी एम्प्लॉय को सेम देना चाहूँगा, बेसिक सैलरी का 30%। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, अपने बेसिक को सिलेक्ट करेंगे इस इंटू 30%। इसे यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। देखिए सबका HRA आ गया है। अब बात करते हैं DA की। तो DA के अगर गवर्नमेंट रूल्स की बात करें तो 50% एनुअली देती हैं कंपनीज। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज की तो उसका रूल है कि बेसिक का 50% जो है हम एनुअली दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक का 50% ही देने वाले हैं। हम स्टार्टिंग कॉलम से करेंगे। सबसे पहले G2 हम अपना कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंटू 50% और डिवाइड बाई 12 कर देंगे। डिवाइड बाई 12 इसलिए क्योंकि ये ईयरली है। चलिए एंटर करते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर लिया मैंने सबके DA जो आ गए हैं। अगर बात करें TA की तो TA कंपनी को जितना यूजुअली लगे वो उतना दे सकती है। बट अगर इनकम टैक्स में सैलरी एग्जेम्प्ट होने की बात करें तो इनकम टैक्स में 800 पर मंथ और ईयरली कहें तो 9600 अगर TA आपको कंपनी से मिल रहा है तो वो आपकी सैलरी में एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स का ध्यान रखते हुए TA देंगे। तो मैं 800 पर मंथ सभी एम्प्लॉयज़ को दूंगा, तो इसलिए 800 में दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने TA सभी को सेम दिया है। उसके बाद आता है PF प्रोविडेंट फंड। बात करेंगे PF की तो PF के रेट्स जो थे पहले एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो 12% था, दोनों ही 12% पे करते थे अपना। लेकिन अब जो है रेट इसके डिक्रीज हो गए हैं, तो हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का 10% हो गया है, तो इसलिए 10% डिडक्ट करेंगे हम। तो यहाँ इसलिए बेसिक का 10% कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे 10% आ गया। उसके बाद इसे ड्रैग कर लिया। TDS जैसा कि जानते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट में अगर सैलरी इनकम टैक्स स्लैब रेट में टैक्सेबल आ रही है तो हम स्लैब रेट के
अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बेसिक सैलरी दी हुई है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट किसी का भी नहीं है जो कि इनकम टैक्स में टैक्सेबल आ सके, इसलिए यहाँ पे TDS का कॉलम जो है हमारा 0 ही रहेगा। उसके बाद हमारा आता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हम देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें ऐड करेंगे। ग्रॉस सैलरी में सबसे पहले हम बेसिक ऐड करते हैं, उसके बाद HRA ऐड होगा ग्रॉस सैलरी में, फिर DA एंड TA। अगर नॉर्मली मैं कहूँ जितनी भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होती है वो सारी ग्रॉस सैलरी में ऐड होगी। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया नहीं था, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नेट सैलरी। नेट सैलरी में हम क्या करेंगे, तो नेट सैलरी के लिए यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़ जितना भी होता है वो सब माइनस कर देंगे। उसमें जैसे PF प्लस TDS यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम ग्रॉस सैलरी में से, तो हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी कि नेट सैलरी कितनी पेएबल है सेम मंथ के लिए। उसके बाद इसे ट्रैक कर लिया यहाँ पे। अब ये जो है सैलरी शीट हमारी अप्रॉक्स बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें काम करना है अपनी सैलरी स्लिप के ऊपर। तो यहाँ शीट 2 पे मैंने एक सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बनाया हुआ है, नॉर्मली बना सकते हैं आप। फर्स्ट रो में मैंने कंपनी का नाम दिया है, सेकंड में जो है एड्रेस। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ सब हेडिंग दिख रही है। यहाँ पे एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन दी है हमने, डिपार्टमेंट, प्रेजेंट डेज, ओवर टाइम। यहाँ पे सैलरी शीट में हमने एक छोटी सी चीज़ जो है मिस हो गई है वो उसे ऐड कर लेते हैं। ओवर टाइम का कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो मैं यहाँ PF से पहले एक ओवर टाइम का कॉलम ऐड कर लेता हूँ। इस कॉलम में हम ओवर टाइम का अमाउंट देंगे कि ओवर टाइम के यहाँ पे हमारे पास आवर्स दिख रहे हैं कि कितना ऑफिस का ओवर टाइम है, कितने घंटे कितने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट आ रहा है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले अपने ओवर टाइम का जो कॉलम में हमारा आ रहा है फर्स्ट सेल F2 सेल है ये। तो ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम पहले बेसिक को डिवाइड करेंगे 30 डेज से। यहाँ पे मैं 30 डेज की सैलरी पे करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 30 से। फिर दोबारा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आपके वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते हैं, तो इसके डिवाइड करेंगे हमें, क्योंकि 1 घंटे की सैलरी चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए 8 से इसे दोबारा डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए 1 घंटे की सैलरी हमारे पास यहाँ आ गई 91.666 करके, बहुत सारा आ रहा है यहाँ पे। अभी तो हमारे पास यहाँ पे 1 घंटे की आई है। अब हमें इसे अपने ओवर टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ओवर टाइम का जो सेल है मेरा वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनटू फर्स्ट सेल, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओवर टाइम का अमाउंट आ चुका है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी में ये भी हम अपना ओवर टाइम का जो कॉलम है वो ऐड कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी में। देखिए चेंज हो गया है। नेट सैलरी में हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नेट सैलरी जो हमारी ठीक हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं अपनी जो सैलरी स्लिप है। यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल P करके एंटर किया, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये प्रिंट होकर कैसी दिखेगी। ये देखिए A4 साइज की सीट है ये, इस पर सैलरी स्लिप आपकी ऐसे प्रिंट होगी। इसको हम सेट भी कर सकते हैं यहाँ से, हमें थोड़ा अगर सेट करना हो इसे, अगर कॉलम वगैरह हमें थोड़े से बढ़ाने हैं इसके, तो यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा मार्जिन वगैरह साइड में अगर रखना है या ऊपर रखना है। इसे मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ इसका, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉय ID का ये कॉलम है उसमें हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। डेटा वैलिडेशन में हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिस्ट ले लेते हैं और स्टोर्स में सेलेक्ट करते हैं अपनी सैलरी शीट की जितने भी एम्प्लॉय ID कॉलम में एम्प्लॉय ID नंबर लिखे हुए हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया मैंने, और ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो हम इसमें और कुछ टाइप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने डेटा वैलिडेशन का यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि सिर्फ एम्प्लॉय ID यूज़ हो। वहाँ पे जितने हमने ID दी हुई हैं उन्हीं में से हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है एम्प्लॉय नेम। अब हम इस सैलरी को पूरा ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय ID सेलेक्ट करूँ और मेरे पास उसकी पूरी डिटेल्स आ जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे VLOOKUP का। सबसे पहले हम चाहते अपनी सैलरी शीट पे जो ये टेबल बनी हुई है इसको एक नेम दे देते हैं, ताकि हमें वहाँ फॉर्मूला लगाने के लिए थोड़ा ईजी रहे। तो मैं इसे दे देता हूँ सैलरी अंडरस्कोर शीट। हम वहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला लगाने वाले हैं। टोटल हमारे पास 15 कॉलम्स हैं। तो चलते हैं अपनी सैलरी शीट पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू VLOOKUP, और लुकअप वैल्यू है हमारी ये एम्प्लॉय ID, इसको फिक्स कर लिया मैंने। नेक्स्ट है हमारा टेबल एरे। टेबल एरे में हमें उस सीट पे जाने की जरूरत नहीं है, हमने वहाँ पे जो उस टेबल का नाम दिया था वो था सैलरी सीट। तो ये देखिए सैलरी, जैसे मैंने SL टाइप किया, यहाँ नीचे सैलरी सीट दिख रही है आपको, टैब प्रेस करना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा वहाँ एम्प्लॉय नेम में 2 था, 2 में प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए, और ये एंटर। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नाम आ गया है उस एम्प्लॉय का, जिसकी एम्प्लॉय ID हम सर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा डेजिग्नेशन का। इसमें भी हम सेम फार्मूला पुट करेंगे। तो सेम फार्मूला लाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें कंट्रोल के साथ और इन्वर्टेड कोमास प्रेस करना है। उसके बाद कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, बस हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो जाएगा। तो डेजिग्नेशन का जो कॉलम इंडेक्स नंबर था वो 3 था, यहाँ मैंने 3 प्रेस किया। फिर सेम वही करेंगे, कंट्रोल
इन्वर्टेड कॉमर्स और डिपार्टमेंट के लिए 4। उसके बाद हमें चाहिए प्रेजेंट डेज और ओवर टाइम। देख लेते हैं हमारा प्रेजेंट डेज का जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है। प्रेजेंट डेज के लिए हमारा कॉलम 5 है और ओवर टाइम का 6 कॉलम है। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमर्स और उसके बाद हम सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर अपना चेंज करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट डेज का हमारा कॉलम नंबर 5 था और ओवर टाइम के लिए हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर था 6 और एंटर। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो सारी डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करनी है और हमारे पास उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि कितने दिन प्रेजेंट है, ओवर टाइम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट नेम सब चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। सिर्फ यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर राइट साइड में देखें तो यूएएन नंबर होता है जो कि पीएफ, जैसे हम पीएफ अकाउंट नंबर भी बोलते हैं, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अभी तो डिटेल कुछ है नहीं क्योंकि एज्यूम किया हुआ सब कुछ। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो अर्निंग्स में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बेसिक के लिए भी मैंने सेम फार्मूला लगाया है। उसके लिए फार्मूला ऊपर से कॉपी कर लिया है और सिर्फ हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। तो बेसिक का कॉलम इंडेक्स नंबर 7 है, HRA का हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 8 है, PA के लिए जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 10 है। उसके बाद ओवर टाइम में हमें यहाँ पे अमाउंट लेना है, तो ओवर टाइम का जो अमाउंट है वो 11 नंबर कॉलम में है हमारा। हम सारी चीज़ें अपनी सैलरी शीट से ही पिक कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे साम लगा सकते हैं इन सबका, लेकिन मैं सब कुछ अपना सैलरी शीट से ही पिक करूँगा। तो वहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी का कॉलम था वो कॉलम नंबर 14 है। उसके बाद हमारा आ जाता है PF यानी प्रोविडेंट फंड। तो उसके लिए फार्मूला कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और सिर्फ हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। तो PF का कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 12 है और TDS के लिए 13। उसके बाद यहाँ पे हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। नेट सैलरी के लिए भी यहाँ पे फार्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है क्योंकि हमने सैलरी शीट पे अपनी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। वो नेट सैलरी के लिए 15 है। देखिए ये हमारे पास सैलरी शीट पूरी तैयार हो चुकी है। ये UN पैन और जो इधर का एम्प्लॉइज़ की ID दी हुई है। इधर राइट साइड में जो हमने डिटेल्स देनी थी वो फिल नहीं हुई है, हम वो सैलरी शीट में एंटर कर सकते हैं। जैसे डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में उनके बैंक अकाउंट नंबर, UN नंबर, पैन नंबर सब ऐड कर सकते हैं और सेम फार्मूला रहेगा। उसके बाद ये भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अभी तो डिटेल्स नहीं है इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ा। चलिए देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ID चेंज करूँ तो क्या सारी चीज़ें चेंज होती हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। सिर्फ यहाँ पे जो है एम्प्लॉय ID सेलेक्ट करनी है, कैसे एम्प्लॉय की हमें सैलरी स्लिप प्रिंट करनी है और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अमाउंट इन वर्ड्स भी दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक साल छोड़कर यहाँ पर जैसे कि सैलरी स्लिप में लिखा होता है दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप। तो अब देख लेते हैं इसका जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू कैसा आ रहा है। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू ऐसा आ रहा है। अगर हम सैलरी स्लिप प्रिंट करते हैं तो ये सारी हमारी आ जाती है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे एम्प्लॉय ID चेंज करनी है और हमारी पूरी डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी आने वाली ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय।